हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको कल न्यूमेरिकल पढ़ाया गया था क्लास 12 की, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल वही कराए जा रहे हैं लेसन फर्स्ट का, जो आपके जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको और भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो हमसे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप नंबर करके या आप कमेंट में क्वेश्चन लिख करके। तो चलिए आज 45 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कुमार मित्तल की बुक से लेसन फर्स्ट का। 45 नंबर है, एक वैद्युत द्विध्रुव 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव आपको कहा गया है और उसके बाद 10 की घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम है। ठीक, तो न्यूटन प्रति कूलाम जो होता है वो ई का मात्रक होता है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 45। न्यूटन प्रति कूलाम है, दिया गया है ये 10 की घाते 5 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलाम है। और उसके बाद कहा वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। यस सर। फिर उसके बाद है उस पर 6 गुणे 10 की घाते -24 न्यूटन डैश मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। 6 गुणे 10 की घाते -24 6 गुणे 10 की घाते -24 न्यूटन डैश मीटर। न्यूटन डैश मीटर जो होता है वो टाउ का यूनिट होता है और डब्ल्यू का भी यूनिट होता है। मतलब बल आघूर्ण और उसके बाद कार्य दोनों की मात्रक जो होते हैं न्यूटन डैश मीटर ही होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बताया गया है आपको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक, लेकिन अगर W निकालना होगा तो W के लिए ये 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें P निकालना है तो P इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपान ई साइन थीटा। ठीक, अब जो टाउ की वैल्यू है वो यहां पर रख देंगे। टाउ की वैल्यू हमारी कितनी है? 6 गुणे 10 की घाते -24। ई की वैल्यू जो है वो रख देंगे 10 टू द पावर 5। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ठीक, साइन 30 का मान जो होता है वो 0.5 भी होता है और 1/2 भी होता है। साइन 30 की वैल्यू चाहे 1/2 लिखें चाहे 0.5 लिखें। ठीक, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 6 गुणे 10 की घाते -24 प्लस 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घाते -5 हो जाएगा अपान नीचे बचेगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू चाहे 1/2 रखें चाहे 0.5 रखें, तो हम 0.5 रख ले रहे हैं। ठीक, इसके आगे देखते हैं। आइए इधर P इज इक्वल टू हमारा जो है जो दिया हुआ वो सेट कर लेंगे 6/0.5। नंबर्स को इकट्ठा कर लिए हैं और उसके बाद जो पावर्स हैं उनको अलग कर ले रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं -24 -20 केवल 5 पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा। क्या निकाल रहे हैं? P निकाल रहे हैं। P इज इक्वल टू 60/5 -29 हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे 5 12 12 पंचे 60 12 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -29। 12 में यहाँ पर दशमलव है, लेफ्ट साइड दशमलव घटा रहे हैं तो यहाँ पर -29 प्लस में 1 हो जाएगा। 1 प्लस दशमलव यहाँ पर आया है हमारा। ठीक, यहाँ से दशमलव यहाँ आया है इसलिए जो है यहाँ पर पावर में +1 कर दिया गया है। 1.2 -28 ये हो जाएगा आपका। P का यूनिट होता है कूलाम डैश मीटर। ठीक, अब आपका 46 नंबर भी क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। ठीक, एक दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम है आवेश और दूसरा है -1 माइक्रोकूलाम आवेश है। दो बिंदु आवेश हैं, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक, तो देखिए क्या है 46 यहां लिख रहे हैं। 46 में 1 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम, तो दो बिंदु आवेश हैं हमारे। दोनों बिंदु आवेश को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक, ये आपका Q1 बराबर हो गया +1 माइक्रोकूलाम। ठीक, और Q2 बराबर आपका हो गया -1 माइक्रोकूलाम। दोनों दिया हुआ है। ठीक, अगर इसे हम चेंज करें, Q1 का मान हमारा +1 माइक्रोकूलाम है तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घाते -6 कूलाम
और Q2 को चेंज करेंगे, -1 माइक्रो कूलम है तो -10 की घाते -6 कूलम हो जाएगा। माइक्रो 10 की घाते -6 के बराबर होता है प्रीफिक्स। ठीक, प्रीफिक्स के बारे में भी बताया जाएगा आपको जल्दी। तो 2 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई कितनी, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर दूरी हो गई। R यहाँ पर दिया है 2 सेंटीमीटर, इसे चेंज करेंगे। इसी R यहाँ 2 विपरीत आवेश हैं। ठीक, 2 विपरीत आवेश के बीच की दूरी को विस्थापन भी कहा जाता है, चाहे R लिखो चाहे 2L भी लिखो। ठीक, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा, -2 मीटर। सेंटी कितने के बराबर होता है, 10 की घाते -2 मीटर के बराबर होता है। फिर उसके बाद कहा गया है, रचना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। फिर यहाँ दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर 1 गुणे 10 की घाते -1 गुणे 10 की घाते 5 जो दिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है। फिर उसके बाद पूछा इन्होंने पहला पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब P निकालना है, क्या होगा। फिर दूसरा पूछा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण मतलब टाउ निकालना है। ठीक, टाउ आइए निकालते हैं, P और टाउ। देखिए P कैसे निकाला जाएगा, सूत्र लगाएंगे। P बराबर होता है Q गुणे 2L से। एक आवेश उठा लेंगे इसमें से, चाहे Q1 उठा लें चाहे Q2 उठा लें, केवल आंकिक मान उठाया जाएगा। 10 की घाते -6 ले लेंगे। 2L पूरा जो दिया हुआ ये रख लिया जाएगा। 2 गुणे 10 की घाते -2। फिर पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, -6 और ये -2 पावर्स जुड़ जाएंगे, -8 हो जाएगा, ये P हो जाएगा और P का यूनिट होता है कूलम डैश मीटर। ये आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट में कहा गया है टाउ निकालने के लिए, तो टाउ बराबर होता है PE। अधिकतम कहा गया है तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर लगा देंगे। यहाँ पर पीछे यूज किया हमने, टाउ बराबर P sin थीटा होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री रख देंगे, टाउ मैक्स हो जाएगा। तो टाउ मैक्स के लिए टाउ मैक्स बराबर क्या होता है, PE होता है। ये सूत्र लगा देंगे। P की वैल्यू जो हमने निकाली ये यूज कर लेंगे, 2 गुणे 10 की घाते -8। E की वैल्यू जो दी हुई है वो यूज कर लिया जाएगा, 1 गुणे 10 की घाते 5। नंबर्स को आगे कर ले रहे हैं, पावर्स को बाद में कर ले रहे हैं। अब ये हो जाएगा 2 कम 2 -8 और +5। 2 गुणे 10 की घाते -8 और +5 कितना हो जाएगा, -3। ये टाउ मैक्स हो जाएगा। टाउ मैक्स का यूनिट हमने बताया है, जो कार्य का होता है वही टाउ मैक्स का भी होता है। मतलब आप इसका न्यूटन डैश मीटर भी मात्रा लिख सकते हैं, जूल भी लिख सकते हैं। ठीक, लेसन फर्स्ट का आपका न्यूमेरिकल फिनिश हो गया, जो यूपी बोर्ड में पूछा गया था। आज हम लोग अब नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 2। उसका नाम है गॉस की प्रमेय तथा वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो गॉस की प्रमेय में हमको गॉस की प्रमेय यानी गॉस का नियम भी जानना होगा और उसके बाद वैद्युत फ्लक्स के बारे में भी जानना होगा। गॉस के नियम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में भी, और जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं या जो अदर तैयारी कर रहे हैं उनके भी सिलेबस में गॉस का नियम आता है और वैद्युत फ्लक्स भी आता है फिजिक्स में। जो बीएससी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे पीसीएम ग्रुप से, उनके लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको देखिएगा जरूर, और बीएससी से रिलेटेड जो भी टॉपिक मिलेगा उसको हम साथ में बताते भी चलेंगे। ठीक, और इंटर में जो है वो तो रहेगा ही। ठीक, तो गॉस का नियम पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल को आप लोग जानते होंगे वो कौन सी राशि होती है, राशि के बारे में जानते ही होंगे। राशियां 2 तरह की होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशियां वह होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों पाई जाती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। और जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा का पता नहीं होता, उन्हें अदिश राशि कहा जाता है। ठीक, अदिश राशि और सदिश राशि यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक चीज इस्तेमाल की जाएगी, उसका नाम होगा क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा इस चैप्टर में। ठीक, मैक्सिमम मतलब क्षेत्रफल हर जगह इन्वॉल्व होगा गॉस की प्रमेय में। तो क्षेत्रफल जो होता है वो सदिश राशि होता है, लेकिन जो दूसरी चीज ली जाती है क्षेत्रफल वेक्टर, आपने क्लास 11 में वेक्टर पढ़ा होगा। तो क्षेत्रफल वेक्टर जो लिया जाएगा वो आपका जो होगा वो सदिश राशि होगा, और उसके बाद जो क्षेत्रफल लिया जाएगा वो आपका जो है अदिश राशि होगा। मतलब क्षेत्रफल केवल कहा जाए तो क्षेत्रफल आपका जो होगा, क्षेत्रफल को केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो आपका केवल अदिश राशि कहा जाएगा।
और अगर बात कही जाए क्षेत्रफल वेक्टर की, तो क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो सदिश राशि होगा। मतलब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है कि मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसी राशि है, या क्षेत्रफल वेक्टर कैसी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक, या कौन सी राशि है, जो पूछा जाएगा आपको टिक करना होगा। तो हम बता दे रहे हैं क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है सदिश राशि है, क्योंकि उसमें वेक्टर लगा है और वेक्टर का मतलब क्या होता है, सदिश होता है, हिंदी में उसे सदिश कहा जाता है। और उसके बाद क्षेत्रफल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो आपका जो है अदिश राशि है, ठीक, उसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा का पता नहीं होता, ठीक। और उसके बाद दूसरी चीज जो हमें जाननी है यहाँ पर, क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए कोई क्षेत्रफल वेक्टर को डिफाइन करना होगा हमें, तो मान लीजिए स्पेस है, ठीक, इस स्पेस में सेंटर हो गया, ठीक, इसके अनुदेश जो है, मान लीजिए इसका एरिया हमारा क्या है, ए है, क्षेत्रफल इसका क्या है, एक सर्किल है, इस सर्किल का क्षेत्रफल क्या है, ए है, ठीक। इसके अनुदेश जो डायरेक्शन होगा, ठीक, जो डायरेक्शन होगा इसका जो क्षेत्रफल लिया जाएगा उसे कहा जाएगा, मतलब ये टोटल जो है जिसे डिफाइन करके जब कहेंगे क्षेत्रफल वेक्टर कहेंगे, तो क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा वो हमारा जो होगा एन कैप एकांक सदिश जो होता है इसके साथ में लग करके होगा, मतलब इसका गुणा लिखा जाएगा, ठीक। ए वेक्टर जो इक्वल टू होगा हमारे क्या लिखा जाएगा, एन कैप ए लिखा जाएगा, ठीक। यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है वो ए पर निर्भर करता है, ठीक, और उसके बाद किस पर निर्भर करता है, उसकी दिशा पर निर्भर करता है। यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और एकांक सदिश, एन कैप को क्या कहा जाता है, एकांक सदिश कहा जाता है, एकांक सदिश पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर वह वेक्टर है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके बाद एकांक सदिश एन कैप पर निर्भर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, ठीक। या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है क्षेत्रफल वेक्टर किन बातों पर निर्भर करता है, तो दो बातों पर निर्भर करता है। पहली बात हमारी पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा हमारा एकांक सदिश, ठीक, जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा की ओर लग रहा होगा उसी को हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश कहेंगे। एकांक सदिश के बारे में आपने पढ़ रखा होगा क्लास 11 में। एकांक सदिश के ऊपर मतलब किसी भी कोई भी राशि ले ली जाए, ठीक, और उसके ऊपर कैप लगा दिया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं, ठीक। जैसे आई कैप, तो इसे आई कैप मतलब एकांक सदिश है आई का। जे कैप यूनिट वेक्टर कहा जाता है, ठीक। के कैप, ठीक, इनका डॉट और क्रॉस गुणन भी होता है, ठीक। तो ये इतना हो गया। अब उसके बाद फिर हमें पढ़ना है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है घन कोण। आपने घन कोण पढ़ा होगा क्या होता है, ठीक। तो घन कोण जो होता है ये एक पूरक मूल राशि है, ठीक है। मूल राशियां 7 होती हैं और 2 और भी पाई जाती हैं, जो 2 अतिरिक्त होती हैं उन्हें कहा जाता है पूरक मूल राशि। पूरक मूल राशियां 2 हैं हमारी, एक है कोण और दूसरा है घन कोण, ठीक। तो घन कोण और कोण दोनों जानना है हमको, लेकिन यहाँ पर हमको स्टडी जो करना है वो कोण के बारे में, घन कोण के बारे में स्टडी करना है। गॉस ने जो है घन कोण का यूज किया था, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है, घन कोण क्या होता है। तो घन कोण से टॉपिक में आता है आपको, मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि घन कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है, या घन कोण के लिए सूत्र पूछ लिया जाता है, ठीक। तो कैसे हम करेंगे इसकी डेफिनेशन, ठीक। कोई एक सरफेस होगा, मान लीजिए एक सरफेस है, पृष्ठ है, ठीक, एक कोई गोला है, इस गोले के कारण, ठीक, बड़ा सा गोला मान लीजिए ये गोला है, इस गोले का इतना सेक्शन हम कट कर दे रहे हैं जो हमने बनाया था अभी, ठीक। इस गोले के पृष्ठ के कारण, बाहर ये गोला है, पृष्ठ हो गया, ठीक, ठीक है। तो इसमें से हमने छोटा सा पृष्ठ ये हमने क्या किया, कट कर दिया। ये इतना हमारा जो कटा है ये क्या है, छोटा सा पृष्ठ है, इसे डी आप कह सकते हैं, ठीक। और ये गोले का यहाँ पर क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक। तो इस गोले के पृष्ठ यानी जो सूक्ष्म पृष्ठ है, सूक्ष्म पृष्ठ से जो केंद्र पर कोण आंतरित होता है, जो केंद्र होता है, लाइन ड्रा कर रहे हैं इस पे, यहाँ से जो सेक्शन हमने काटा है, इसके कारण जो केंद्र पर कोण आंतरित होता है, मतलब कोण बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, ठीक। एक गोलीय सतह ली गई, गोलीय सतह में एक सूक्ष्म क्षेत्रफल उसका काट लिया गया, ठीक। उस सूक्ष्म क्षेत्रफल या जिसे सूक्ष्म परिधि भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल की परिधि भी कह सकते हैं, के कारण जो केंद्र पर, गोले के केंद्र पर कोण बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, ठीक। घन कोण का मान कितना होता है ये आपको सिद्ध करना होगा, ठीक।
तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r ही होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी इसके अकॉर्डिंग लिखना होगा हमें। अगर हम इसकी डायरेक्शन बनाए तो हमारा ऐसे हो जाएगा जाकर के बाहर की ओर, ठीक, ए वेक्टर हो जाएगा जाकर के यहाँ बाहर, ठीक, एन कैप भी ले लिया जाएगा ऐसे करके, ठीक। लेकिन फिर हमको इतना पवारा नहीं करना है इसमें, ठीक, लाइटली काम करना है, जो टॉपिक है उस पर हमको चलना है। तो हमको जो है यहाँ पर इसे जो है सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है, तो यहाँ पर कोण भी कैसा बनेगा हमारा, सूक्ष्म कोण भी बनेगा, उस कोण को कहा जाएगा क्या, डी ओमेगा, ठीक। तो आप पढ़े होंगे ज्योमेट्री में कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है, इसी टॉपिक का हम यूज करेंगे, ठीक। तो कोण हमारा यहाँ पर क्या है, डी ओमेगा है, ठीक। चाप हमारा क्या है, ये इतना पोर्शन, ये आर्क है, ठीक, जो इसमें से काटा गया है, ये इतना हमने कितना माना है, डी ए माना है, ठीक। तो डी ए हमारा चाप हो गया, रेडियस हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा गोले का, ठीक, ये इतना हो जाएगा, ठीक। अब डी ओमेगा और डी ए को हम रेडियन में माप लें, डी ओमेगा और डी ए को रेडियन में मापें, किस में मापें, रेडियन में लिखें, तो आपका डी ओमेगा और डी ए, डी ओमेगा चेंज हो जाएगा ओमेगा में और डी ए हमारा बदल जाएगा ए में, और ये हो जाएगा आर, ठीक। फिर इसमें जो है आपको बताना होगा, मतलब जो प्रूफिंग आपसे पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि घन कोण का मान अधिकतम कितना होता है, 4 पाई होता है। तो यहीं से फॉलो करेंगे, कोण बराबर लगाएंगे 4 बटे त्रिज्या, फिर उसके बाद जो है ओमेगा ऐसे रहेगा, क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, ये गोला ही लिया गया है, गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 पाई आर, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर यहां से लिख देंगे और अपान में आर, ये हो जाएगा ओमेगा बराबर का हो जाएगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ये 4 पाई हो जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है चाप ये लिया गया है डी ए, ठीक। तो चाप है तो डी ए आपका जो है क्षेत्रफल था, तो डी ए हम यहाँ पर लेंगे तो चाप जो होगा वो क्षेत्रफल का चाप होगा, मतलब गोले के क्षेत्रफल का हमें क्या लेना है, चाप, यानी कि चाप का मतलब होता है परिधि, ठीक। तो परिधि आपका ये इतना हुआ, डी ए करके पानार हो गया, तो ए आपका जो है परिमाप ही है, ठीक। क्षेत्रफल की परिधि मतलब परिमाप जो है वो यहाँ पर 4 पाई आर होगा, जैसे वृत्त का होता है 2 पाई आर, वैसे क्या होगा 4 पाई आर होगा, और यहाँ से आर आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्षेत्रफल का वो सूत्र लिख दिया था, तो यहाँ क्षेत्रफल है ये आपका, लेकिन क्षेत्रफल का यहाँ पर जो लिया गया वो क्या है, चाप। क्षेत्रफल के लिए चाप का यूज जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 पाई आर के होगा। तो आर से आर आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 4 पाई बचेगा, ठीक। यही घन कोण का क्या है, अधिकतम मान है। ठीक, यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है घन कोण का अधिकतम मान होता है कितना, 4 पाई होता है, ठीक। और घन कोण की परिभाषा हमने बता दिया है कि परिधि के का मतलब जो सतह है, गोलीय पृष्ठ है, उस गोलीय पृष्ठ में सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया जाए, ठीक, सूक्ष्म परिधि ली जाए, सूक्ष्म परिधि के कारण जो केंद्र पर कोण आंतरित होता है, कोण बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। और घन कोण को किससे प्रदर्शित किया जाता है, घन कोण को प्रदर्शित करते हैं हम ओमेगा से करते हैं, ठीक। अब कल आपको पढ़ाना होगा हमें गॉस की परिधि, ठीक, गॉस का नियम बताना है, ठीक। गॉस के नियम में आपको बताया जाएगा क्या होता है, वो गॉस का नियम पढ़ने से पहले हम कल पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स, छोटा चैप्टर है, मान के चलिए 1-2 दिन में ये आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, ठीक। तो कल का जो है गॉस का नियम होगा, और गॉस के नियम की सहायता से हम एक दूसरी टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कूलाम के नियम की प्राप्ति करना रहेगा, मतलब जी लॉ की सहायता से हमें सी लॉ को फाइंड आउट करना होगा। ये ग्रेजुएशन में पूछा जाता है, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए। और इंटरमीडिएट में भी पूछा जाता है, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, गॉस के नियम का अनुप्रयोग भी कहा जाता है। यूपी बोर्ड में पूछा जाता है गॉस के नियम के अनुप्रयोग बताइए, ठीक। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग आपको होगा गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति करना, ठीक। इसको हम कल आपको बताएंगे, गॉस का लॉ भी, और गॉस के लॉ से हम कूलाम के नियम को कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में भी आपको कल बताया जाएगा, ठीक। और साथ ही में आपको वैद्युत फ्लक्स के बारे में भी कल बताया जाएगा। मतलब कल मान के चलिए आपका 50% चैप्टर फिनिश हो जाएगा,
नेक्स्ट टुमारो मतलब जो होगा वो आपका जाकर के अगले टॉपिक में मेरे को रुक सकता है। थैंक्स।